लोकतंत्र की असल सफलता तब है जब शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था लाने के लिए 24 अप्रैल 1993 को संविधान में 73वां संशोधन लागू किया गया। तब से उस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में साल 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों को शामिल करने की कुछ कोशिश की थी। गांधी जी के आग्रह पर संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को जगह दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज और 74वें संविधान संशोधन के जरिए नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दरअसल भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में ही की गई थी, लेकिन आम जनता इस कार्यक्रम से सीधे तौर पर जुड़ नहीं पाई। इसी समस्या से निजात पाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। इसी क्रम में सबसे पहले राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को अपने यहाँ नागौर जिले में पंचायती राज की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद दूसरे राज्यों ने भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई। इस समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया, लेकिन इस समिति की सिफारिशों को देश में उस वक्त चल रहे राजनीतिक अस्थिरता के कारण लागू नहीं किया जा सका। योजना आयोग ने साल 1985 में ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंध विषय पर GV राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति का मानना था कि विकास प्रक्रिया का धीरे धीरे नौकरशाहीकरण हो गया है, जिससे पंचायती राज प्रणाली के विकास में बाधा पड़ी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने LM सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में एक और समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना था। इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। बहरहाल इसी क्रम में कुछ असफल प्रयासों के बाद संसद ने संविधान के 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी। संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, जिसका शीर्षक पंचायत रखा गया। इसके अलावा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसमें 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसमें ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत प्रणाली शामिल किए गए। साथ ही अधिनियम में ये प्रावधान भी है कि अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात में इसके लिए सीट आरक्षित रखी जाए। अधिनियम में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की भी व्यवस्था है। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान लागू है। आज लगभग 2.5 दशक बाद अगर पंचायती राज व्यवस्था पर एक नजर डाले तो इसके कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि इसको उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी आशा की गई थी। उदाहरण के तौर पर पंचायती राज संस्थाओं में पैसे के लिए ये संस्थाएं पूरी तरह केंद्र या राज्य सरकारों पर निर्भर हैं। इस संकट ने पूरे प्रयास को असफल सा बना दिया। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के बीच कामों को लेकर बड़ी भिन्नता थी और एक दूसरे को दोषारोपण करना आम बात बन गई है। गांवों में साक्षरता और राजनीतिक जागरूकता की कमी के चलते पंचायती राज का असल मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा। पंचायत के प्रतिनिधियों का अपने पंचायत के विकास के प्रति स्पष्ट जवाबदेही नहीं तय की गई। इन समस्याओं के उपाय के तौर पर विशेषज्ञ सुझाते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को टैक्स लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए। इन पंचायती संस्थाओं को चाहिए कि ये खुद अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करे। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों को वित्त आवंटन में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दिशा में और भी बेहतर कदम बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय पर कराए जाए। ई-गवर्नेंस के माध्यम से पंचायत के नियम काम को आसान और पारदर्शी बनाया जाए ताकि आम आदमी इसे आसानी से समझ सके। पंचायतों का उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग किया जाए और उसी के अनुसार उन्हें धन आवंटित किया जाए।